गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा इससे पहले वाले दो लेक्चर में हमने आपका शील्डिंग इफेक्ट या मैं कहूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से कर लिया है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जब आपके एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, तो जैसे ही उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो न्यूक्लियस को स्क्रीन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन या शील्ड कर लेते हैं, और जो न्यूक्लियस का वैलेंस न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे लगाता है उसको नहीं लगने देते। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है एस और पी ऑर्बिटल में ये उनको कंटिन्यूअसली रिपेल करते रहते हैं ताकि वो न्यूक्लियस के पास ना आ सके, न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट बात करें डी और एफ ऑर्बिटल की। डी और एफ ऑर्बिटल भी शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बट कम एक्सटेंट पे दिखाते हैं। जितना आपके एस और पी में आपने देखा था उतना डी और एफ स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक तो वो दूर हो गए, दूसरा उनका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें बताता है कि वैलेंस शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे या अनपेयर्ड होंगे। अगर आपके पेयर्ड होंगे, किस केस में पेयर्ड होंगे? जब आपका डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो आपको पता है डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, जिस वजह से वो उनको रिपेल नहीं कर पाएंगे जो आपके एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो अब भी पेयर्ड ही रहेंगे और बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था अगर आपका कब अनपेयर्ड होंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में होंगे। तो क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा शील्डिंग पावर होती है, तो वो क्या करेंगे कंटिन्यूअसली उनके बाद जो एस ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयर्ड, उनको रिपेल करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन आपके ऑटोमेटिकली अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें यही बताता है कि 4s या मैं कहूँ एस ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। वैलेंस शेल की बात कर रही हूं मैं। वैलेंस शेल में जो आपका आप अब तक पढ़ रहे हो कि ns2 np3, तो ये जो s ऑर्बिटल है आपका वैलेंस शेल में उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे या अनपेयर्ड रहेंगे, यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर पेयर्ड रहेंगे तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वो ऐसा कब होता है? जब आपके डी और एफ शेल में या डी और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी रिपल्शन के वजह से उनमें वो इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं कर पाते जिससे ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो सके। इसीलिए आपके पी ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपका कब अनपेयर होंगे ये इलेक्ट्रॉन? जब आपके एस और पी, इनसे पहले एस और पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एस और पी ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इनको रिपल्शन के कारण अनपेयर्ड करेंगे और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके बॉन्डिंग में आपकी पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई आपके प्रीवियस 2 लेक्चर्स की। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज आपकी 5th प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा आपको बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट आपका टोटली डिपेंड करता है किस पे? पैकेजिंग एफिशिएंसी पे, पैकेजिंग एफिशिएंसी पे। एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका टोटली डिपेंड करता है मास पे, या मैं कहूँ मोलर मास, या हम कह सकते हैं साइज पे, साइज ऑफ एटम, या फिर वैन डर वाल फोर्स पे। ठीक है, ये कैसे डिपेंड करता है? अब बात करें बेटा
पैकेजिंग एफिशिएंसी की, तो पैकेजिंग एफिशिएंसी मींस अगर हम सॉलिड, किसी सॉलिड की बात करते हैं तो आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, तो वो अच्छे से पैक्ड रहते हैं, इसी को हम पैकेजिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो सॉलिड्स की पैकेजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट टोटली आपका पैकेजिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका कोई भी एलिमेंट है टाइटली पैक है, अगर उसमें एटम्स टाइटली पैक है दैट मीन्स उसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। तो बेटा अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड देखें ग्रुप 15 में, तो अगर आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हो और फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाते हो, तो ये देखा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। बट अगर हम आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ और एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस की तरफ जाते हो, जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस या फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण आपने देखा था कि हमने कल आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा था कि आपके s और p ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें टोटली आपके s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होते हैं, d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल नहीं होते, तो क्या होता है जो आपके वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन हायर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s एंड p इलेक्ट्रॉन की वजह से अनपेयर्ड हो जाते हैं और आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स की पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। आपके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा आर्सेनिक से जब आप एंटीमनी की तरफ जाते हो और एंटीमनी से जब आप बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस वहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से? ड्यू टू d and f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ भी आपके जैसे आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाते हो, एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते हो, एटॉमिक रेडियस वहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, बट वहां पे आपके डी और एफ शेल आ गए हैं और वहां आपका क्या हो रहा है, डी और एफ शेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट के वजह से जो आपके एस ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड नहीं हो पा रहे हैं, इनर्ट हो गए हैं, इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट वहां जनरेट हो गया है और अब आपकी वहां बचती है, क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये एलिमेंट्स। तो बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट मीन्स एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इनकी पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या होगी, लेस होगी, पैकेजिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपका क्या है, ऊपर वाले लाइटर एलिमेंट्स, मैंने कल भी बताया था लाइटर एलिमेंट्स आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +5 ऑक्सीडेशन, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में रहती है, तो आपका क्या हो रहा है, पैकेजिंग एफिशिएंसी +5 वाले ज्यादा शो करेंगे एज कंपेयर टू +3। 5 एटम एक साथ बॉन्ड होंगे, ज्यादा टाइटली बॉन्ड होंगे एज कंपेयर टू 3 एटम्स, या हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट
आया है उसके वजह से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +3 पे आ गई है और उसके वजह से आपकी पैकेजिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है। और पैकेजिंग एफिशिएंसी अगर डिक्रीज होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हो और फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाते हो तो ये यहाँ पे आपकी पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, और हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण, डी और एफ ऑर्बिटल एब्सेंस होने के कारण आपका क्या होता है, आपकी पैकेजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है बट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है और अब वहां पे आपकी क्या हो गई, पैकेजिंग एफिशिएंसी कम हो गई है। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा और पैकेजिंग एफिशिएंसी जिन भी सॉलिड्स की या जिन भी एलिमेंट्स की ज्यादा होगी उनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ट्रेंड देखें तो अगर आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ जाते हो, नाइट्रोजन से फास्फोरस और फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ, तो कंटिन्यूअसली आपको मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज दिखेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो रही है पता चल रहा है आपको। ठीक है, जो आपकी शील्डिंग इफेक्ट S और P, इन दोनों में आपका क्या है, S और P ऑर्बिटल है। S और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको शील्ड करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वैलेंस शेल के S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाते हैं और अब आपके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए इनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू दीज, इनमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका किसकी वजह से हो रहा है, डी और एफ ऑर्बिटल, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। पुअर होने की वजह से s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पा रहे हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ काम कर रहे हैं और सिर्फ आपके 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उनकी पैकेजिंग एफिशिएंसी कम होती है। दैट्स व्हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट टोटली आपका डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, या हम कह सकते हैं मोलर मास पे, मॉलिक्यूल के मास पे आपका टोटली डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, अगर आपका मान लो ये कोई एटम है या ये कोई सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस आपका बड़ा होगा, ठीक है, अगर सब्सटेंस आपका बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। वो ज्यादा अपने ही जैसे दिखने वाले एटम्स को अपने सरफेस पे अटैच कर पाएगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या हम कह सकते हैं कि अगर आपका एटम का साइज बड़ा होगा तो वो वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा, या मैं कहूँ एटम का साइज अगर बिग होगा, बिगर साइज का अगर आपका एटम होगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लगा सकेगा और ज्यादा एटम्स उसके सरफेस पे जाके अटैच हो सकेंगे। बट एज कंपेयर टू अगर हम कोई स्मॉल एटम की बात करें, स्मॉल सब्सटेंस की बात करें, तो क्योंकि स्मॉल सब्सटेंस का या स्मॉल एटम का सरफेस एरिया कम होगा तो वो कम एटम को ही अपने सरफेस पे अटैच कर पाएगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर बात करें कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम देखें जनरल ट्रेंड, तो जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस देन आर्सेनिक, दिस इज एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। ठीक है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, आपका
सरफेस एरिया एटम का इंक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, वो ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के ज्यादा एटम्स को अपने सरफेस पे अटैच कर पा रहे हैं, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उन एटम को अगर आपको हटाना है, ब्रेक करना है उस बॉन्ड को सरफेस से, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसीलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा due to increase in atomic radius, or we can say it the size of an atom or a mass of atom। ठीक है, अब अगर हम बात करें, काफी बुकों में ऐसे दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन का साइज क्या होता है 70 पिकोमीटर, इसका आपका होता है 110 पिकोमीटर, देन आपका 121, 141 एंड 148। तो यानी कि सबसे छोटा साइज आपका किसका है, नाइट्रोजन का, दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया कम होगा, कम ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के कम एटम को अपने सराउंड में अटैच कर पाएगा, जिसके वजह से आपको कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी उस सरफेस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद किसका ज्यादा होता है, उसके बाद आपका फास्फोरस का होता है, इससे ज्यादा आपका होता है आर्सेनिक का, और इससे ज्यादा आपका होता है एंटीमनी का, और यहाँ बीच में आता है बिस्मथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक आपका एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल। ठीक है, ये एक्सेप्शनल क्यों है बेटा, अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये देखा गया कि इसका बॉइलिंग, बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1837 केल्विन, और आपका एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1860 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इनके साइज में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट ये डिफरेंस आपका क्यों है, अब आपको पता है कि बिस्मथ जो है क्या है, आपका बड़ा साइज का होता है, सबसे नीचे आता है, दैट मीन्स इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है। तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने के कारण ये वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही एटम्स को, अपने जैसे एटम्स को अपने सरफेस पे बाउंड कर सकता है। तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको कम ही टेम्परेचर देना पड़ता है एज कंपेयर टू दिस, कम टेम्परेचर देना पड़ता है आपको इसे बॉईल करने के लिए या फिर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं क्योंकि बिस्मथ का आपका कैरेक्टर जो होता है लिटिल बिट मेटालिक कैरेक्टर होता है, और मेटालिक कैरेक्टर की वजह से वो सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही एटम्स को अपने सरफेस पे अटैच करता है। इसीलिए बिस्मथ का आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है एंटीमनी से कंपैरेटिवली कम होता है, इतना ज्यादा कम नहीं होता, स्लाइटली कम होता है। ठीक है, रीजन इसका आपको पता है कि ड्यू टू हाई एटॉमिक रेडियस एंड ड्यू टू हाई एटॉमिक, या मैं कह सकती हूँ ड्यू टू लार्ज एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक रेडियस it will form weak van der Waals force, yeah, it attached other atom with weak van der Waals force of attraction similar atom. Due to large atomic radius, it will form weak van der Waals force of attraction with similar atom. जिस वजह से आपका क्या होगा, weak van der Waals force of attraction के से ही देखा गया है कि बिस्मथ अपने जैसे एटम को अपने सरफेस पे अटैच करता है, इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एक्सेप्शनली क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, तो इसका कोई ऐसे बुक में कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं दिया है, बट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि बिस्मथ ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर शो करने की वजह से ये वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही अपने जैसे एटम से अटैच होता है, जिसके वजह से हम इजीली थोड़ी सी ही हीट, हम इससे भी कम हीट पे इसकी बॉइलिंग
कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हुआ। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन से फास्फोरस और फास्फोरस से जब आप आर्सेनिक की तरफ जाते हो तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट अगर आप आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर ट्रेंड है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ज्यादा रेडियस ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा आपके ये आपका एटम ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपने जैसे ही एटम से सरफेस पे अटैच होगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बट यहाँ पे बिस्मिथ एक एक्सेप्शनल नेचर शो करता है क्योंकि वही एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है और मेटेलिक कैरेक्टर के वजह से वो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही अपने जैसे एटम्स को अपने सरफेस पे अटैच कर पाता है, जिससे उसे ब्रेक करना इजीली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो वो है आपकी डेंसिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी आपकी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आपको पता है जैसे ही आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की तरफ जाते हो, यानी कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम आपका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के कारण वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे अगर आपका छोटा साइज का डब्बा है तो उसकी अंदर की वॉल्यूम कम होती है, जैसे ही आप डब्बे का साइज बड़ा करते जाते हो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो एटॉमिक रेडियस हम देख चुके हैं इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम बात करें मास की तो मास जो है आपका डिपेंड करता है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि मास आपको बताता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है उस एटम में, तो उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये टोटल आपको मास बताएगा। तो आपको पता है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एटम का मास भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मास यहाँ पे जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपका मास भी इंक्रीज हो रहा है, मास ऑल्सो इंक्रीजेस। बट यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपकी, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी हमें बताती है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज होगी। बट यहाँ पे देखा गया है नाइट्रोजन फैमिली में कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो डेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है, डेंसिटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती है। तो उसका कारण बेटा ये है कि ये जो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हुई है ये इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती जितनी एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, इसके कंपेयर में आपको पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास कंपैरेटिव टू वॉल्यूम मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इसीलिए आपकी डेंसिटी यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंड ना करके मास पे डिपेंड कर रही है। और क्योंकि मास आपका इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे आपकी डेंसिटी भी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर समझो बेटा, डेंसिटी आपकी मास वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम भी नो डाउट आपको पता है एटॉमिक रेडियस आपका डाउन द ग्रुप जा रहे हो इंक्रीज हो रही है, मास भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट आपको पता है बिस्मिथ के पास 83 प्रोटॉन होते हैं, बहुत ज्यादा, 7 प्रोटॉन से नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन से लेके 83 प्रोटॉन पे आ गए, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है एटम के मास में। ठीक है, तो एटम का मास कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज शो कर रहा है एज
इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी जो है मास के फैक्टर को मान के कहते हैं हम डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो ये तो हो गई आपकी डेंसिटी की बात। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सेवेंथ आपकी प्रॉपर्टी है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर और नेचर, यू कैन कॉल इट एज नेचर। आपको पता है मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल आपके कौन होते हैं? दे डोनेट या नहीं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसका साइज क्या होगा? साइज बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स का एटॉमिक रेडियस बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका साइज बड़ा है तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम होनी चाहिए। साथ के साथ अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इनका ज्यादा होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होनी चाहिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा, तो नॉन मेटल कैरेक्टर की बात करते हैं तो नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। दैट मीन्स वी कैन से इट एज नॉन मेटल जो होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसके रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस इनका कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बड़ा एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है, छोटा एटम ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो स्मॉल साइज में होता है। क्यों? क्योंकि उसी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, जो आपका शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ठीक है, इसलिए छोटा अगर साइज होगा तो न्यूक्लियस का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है, तभी तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाते हैं, और उनका साइज भी छोटा होता है। दूसरी तरफ बात करें, अगर साइज छोटा है दैट मीन्स आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। साथ के साथ अगर हम बात करें इनकी शील्डिंग इफेक्ट जो होगी वो कम होगी, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो जब अगर ये खुद के ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो कोई और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन अगर हम इन दोनों की बात करें तो आपको पता है इसका साइज आपका 70 पिकोमीटर होता है, इसका आपका 110 पिकोमीटर होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और इसकी 2.1 होती है। दैट मीन्स साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। साइज आपका कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दैट मीन्स ये क्या है? आपके नॉन मेटल है। ये आपको बता रहे हैं कि दीज टू आर नॉन मेटल, ये आपको प्रूव कर रहा है कि ये दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हैं। नेक्स्ट अगर हम बिस्मिथ की बात करें बेटा, तो बिस्मिथ का साइज होता है आपका 148 पिकोमीटर और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.9, यानी कि साइज बड़ा, साइज आपका बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। दैट मीन्स ये आपका क्या है? मेटल, ये आपका
मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर। और अगर बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों बेटा आपके आते हैं इंटरमीडिएट। इन दोनों की सारी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम साइज की बात करें तो इसका 121 पिकोमीटर और इसका 141 पिकोमीटर होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इसकी 2.0 और 1.9 होती है। तो आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट है, आपके साइज दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहा है। दैट मीन्स आपके ये दोनों जो आपके एंटीमनी हैं और आर्सेनिक जो है, दोनों ही इंटरमीडिएट नेचर के होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी भी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी। दैट इज ये क्या है, मेटलॉइड्स। ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हुई। पहले दो एलिमेंट्स आपके क्या हैं, नॉन मेटल नेचर के है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बिस्मथ की, तो उसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसका क्या होगा, वो मेटल कैरेक्टर का है। और बीच वाले जो दो आपके एलिमेंट बचे वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इनकी एटॉमिक और फिजिकल स्टेट की कि ये किस फॉर्म में आपके पाए जाते हैं, तो देखो तो बेटा एट्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। तो हमें पता है नाइट्रोजन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस ग्रुप, ग्रुप 15 में आपका सबसे स्मॉलेस्ट है साइज में। तो हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये सब किसके कारण है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D and F ऑर्बिटल। इसीलिए आपका जो नाइट्रोजन है वो आपकी N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम कह सकते हैं इसीलिए नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, इट इज डाई एटॉमिक इन नेचर। और अगर हम बात करें दैट इज N2 रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे बेटा आपका नाइट्रोजन जो है गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ की, तो आपको पता है इन सब में आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। ठीक है, इनमें D और F ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो D ऑर्बिटल इसमें भी होता है, भले ही एम्प्टी हो। ठीक है, प्रेजेंट तो है। ठीक है बेटा, तो इनमें क्या होता है, D और F ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये सारे जो है आपके टेट्रा एटॉमिक नेचर के होते हैं, टेट्रा एटॉमिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स आपके दैट इज P4 AS4 SB4। नेक्स्ट अगर बात करें बिस्मथ की, तो बेटा बिस्मथ जो है आपका क्या है, बिस्मथ आपका मेटालिक कैरेक्टर का होता है। तो अगर हम इसको बिस्मथ को हटा दें, एक्सेप्शनली आपका ये मेटालिक कैरेक्टर का होता है, इसीलिए टेट्रा एटॉमिक नहीं होता, ये आपका मेटालिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये आपकी एटॉमिक और फिजिकल स्टेट की बात हो गई। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द 9th प्रॉपर्टी, p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज योर 9th प्रॉपर्टी, p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो अगर इसे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स को, तो ये आपका 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन
and this is your 2p, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1। ठीक है बेटा, तो अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी देखें तो ये ऐसा है। नेक्स्ट अगर बात करें नाइट्रोजन जो है आपका डाई एटॉमिक, अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2। ठीक है, तो आपको पता है N2 जो है नाइट्रोजन से कैसे बॉन्डेड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, 2s और 2px ऑर्बिटल को अगर हम हाइब्रिडाइज कर देंगे तो आपको पता है 11th में आपने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया था कि हम क्या करते हैं, सेम एनर्जी लेवल के है ये, ठीक है, बट यहाँ पे कंपैरेटिव, ये सेम शेल के है, सॉरी सेम एनर्जी लेवल है, सेम शेल के है, सेकेंड सेल है, ये भी सेकेंड सेल है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हम उन्हें सेम एनर्जी का बना सके। ठीक है, तो यहाँ हम बॉन्डिंग के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से आपके दो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। आपको पता है कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, sp एंड sp। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें बेटा, तो देखो बॉन्डिंग आपकी यहाँ कैसी होती है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड फुली फील्ड है आपका, यानी कि एक sp ऑर्बिटल आपका ये हो गया और दूसरा sp ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, इस नाइट्रोजन का एक sp ऑर्बिटल ये और दूसरा sp ऑर्बिटल ये। तो इस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन ये है और इस ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, जो कि दोनों आपके शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है बेटा, और इसके आपके 2 sp वाले इलेक्ट्रॉन ये है। अगर अब आपका बचता है px, 2px और 2pz, तो ये आपके 2px, ठीक है, ये आपके 2px एंड 2pz वाले 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है आपका, दिस इज योर 2py, 2py and this is your 2pz, 2pz। ठीक है बेटा, आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही आपका सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड के लिए डिफाइन की जाती है। तो आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और आपके ये जो बचे हैं 2py के साथ क्या बनाता है, p-pi बॉन्ड। ठीक है, और आपका ये 2pz इसके साथ क्या बनाता है, हम कह सकते हैं 2pz क्या बना रहे हैं आपका, p-pi बॉन्ड। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है, आपका जो नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, जिसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपके p-pi बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल है, एक इसका sp, ये तो फील्ड था आपका। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन का sp ऑर्बिटल ये और एक ये, दोनों शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और नेक्स्ट आपका बचता है आपका ये, यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये जो 2py है और ये 2py आपस में ओवरलैप होके क्या करेंगे, p-pi बॉन्ड बनाएंगे। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके जो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है साइज में, पूरे ग्रुप में सबसे छोटा साइज का होता है, तो इसका जो 2p ऑर्बिटल होता है वो भी साइज में छोटा होता है, बहुत सुंदर सा ओरिएंटेड होता है, पूरी अच्छे से इसकी शेप होती है। तो जैसे ही ये तो आपकी यहाँ तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है और ये जो आपके ऊपर वाले जो p ऑर्बिटल थे ये आपस में नेचुरल ओवरलैपिंग के थ्रू आपका p-pi बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा होता है कि प्रॉपरली आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बना लेते हैं, p-pi बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपके फास्फोरस की या आर्सेनिक की
आपके एंटीमनी या बिस्मिथ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि आपका साइज जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ये 2p ऑर्बिटल था। अगर आप यहाँ अगर मान लो, वैसे तो आपका पी पाई बॉन्ड जो है सिर्फ नाइट्रोजन केस में ही बनता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर जो होता है डिफ्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में बन जाता है, और वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, इसीलिए उनका पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वो नहीं करते हैं। अगर मान लो, देखो अगर हम देखें, अगर आपका फास्फोरस अगर पी पाई बॉन्ड बनाता है तो वहां पे क्या होगा, आपका 3py बॉन्ड बनाएंगे, 3pz, ठीक है। और अगर आपका आर्सेनिक बनाता है तो 4py पी पाई बॉन्ड बनाएंगे, और 4pz आपका पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट अगर आपकी एंटीमनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 5py एंड 5pz बनाएंगे, और py बनाएंगे, और pz बनाएंगे, 5pz बनाएंगे। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपका क्या हो रहा है, इन ऑर्बिटल्स का साइज जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, p ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, वो डिस्क्रीट होते जा रहे हैं। पहले आपके p ऑर्बिटल नाइट्रोजन के केस में बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए उनमें ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, इसीलिए वो पी पाई बॉन्ड इजीली फॉर्म करते हैं। बट जैसे ही आपके P जो है नंबर ऑफ P शेल्स इंक्रीज होंगे, या मैं कहूँ जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, P जो है P ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होने लग जाता है, दूर होने लग जाते हैं न्यूक्लियस से, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होने लग जाता है, इसलिए प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज प्रॉपर पी पाई बॉन्ड बनाता है, बट जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये तो बात हो गई पी पाई बॉन्ड की। तो यहाँ पे आपकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।